बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशांत भारद्वाज और जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि अपन ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट को समझ लिया था और फंड बेस्ड अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए थे। आज अपन आपके जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है कंजम्पशन अकाउंटिंग, जिसमें से कभी कभार एग्जामिनर 4 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, वो अपन समझते हैं। बेसिकली कंजम्पशन अकाउंटिंग का आपका जो टॉपिक है वो इजी है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स को ये समस्या आती है कि सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये क्वेश्चन कंजम्पशन अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है और ये आपकी इसमें पेमेंट साइड है। तो पेमेंट साइड में यहां आपके दिया हुआ है पेमेंट फॉर मेडिसिन, पेमेंट फॉर मेडिसिन, अमाउंट इसका है ₹5 लाख, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की राशि यहां आपकी आएगी ₹1 लाख और क्लोजिंग स्टॉक की आपकी यहां राशि है ₹1,50,000। तो यदि आपको एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपके कंजम्पशन अकाउंटिंग से रिलेटेड है और इसको अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगा। पर यहां कभी कभार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ओपनिंग स्टॉक के बजाय बैलेंस ऑफ मेडिसिन और यहां भी बैलेंस ऑफ मेडिसिन दे सकता है। तो बैलेंसेज चाहे वो दे या चाहे वो ओपनिंग स्टॉक दे, वो सेम ही बात है और आपको उसको कंजम्पशन अकाउंटिंग का क्वेश्चन मानते हुए उसको आपको सोल्व करना है। तो ये अपन किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसके लिए अपन आपके इनकम एंड और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो आइए, ये आपका मैंने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये आपकी इसमें है एक्सपेंडिचर साइड। आइए, तो अपन को अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपकी जो कंजम्पशन की राशि आएगी वो हमेशा आपके एक्चुअल कंजम्पशन अपन दिखाएंगे कि एक्चुअल कंजम्पशन अपन ने कितना किया है। तो एक्चुअल कंजम्पशन अपन ने कितना किया है उसके लिए अपन लिखेंगे यहां पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेज और लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप यहां देखिए आपके ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ₹1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक आपके यहां दिया हुआ है ₹1,50,000। ये आपको लेस करना है, ये आपने लेस कर दिया। अब आपको यहां परचेज की राशि लिखनी है। अब मान लीजिए एक बार आपका इतना ही क्वेश्चन है और पेमेंट फॉर मेडिसिन दिया हुआ है आपको और इसके अलावा कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो आपको यहां आपने जो पेमेंट फॉर मेडिसिन किया है इसको ये आपको ₹5 लाख, ये आपका हो गया परचेज का अमाउंट। इसका टोटल आ गया आपका 6 लाख और इसको आप लेस करोगे तो ये आपका आ जाएगा ₹4,50,000। अगर सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन है तो आपके ₹4,50,000 आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में आप दिखा दोगे। ये आपका कंजम्पशन अकाउंटिंग को एक ये सबसे इजी सवाल है जो आपके पूछा जा सकता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अपन ने यहाँ इस पेमेंट फॉर मेडिसिन जो लिखा हुआ है इसको अपन ने सर परचेज कैसे मान लिया। बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है कि अपन ने पेमेंट फॉर मेडिसिन को परचेज कैसे मान लिया। तो अपन ने यहाँ पेमेंट फॉर मेडिसिन को परचेज इसलिए मान लिया क्योंकि अपन को यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया हुआ नहीं है। यदि अपन को यहाँ पे क्रेडिटर्स, यदि अपन को एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे क्रेडिटर दिया हुआ होता तो अपन पेमेंट फॉर मेडिसिन में कुछ एडजस्टमेंट करते और उसके बाद जो राशि आती वो आपकी परचेज कहलाती। लेकिन जब अपन को कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो एक बार के लिए अपन ने पेमेंट फॉर मेडिसिन को ही आपके यहाँ पे परचेज मान लिया। तो मैं आपको बताता हूं कि अपन को पेमेंट फॉर मेडिसिन में क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो एक बार के लिए मैं इसको मिटा देता हूं आपके।
पेमेंट फॉर मेडिसिन में आप सभी ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब अपन ने बनाया था, जब अपन ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था और सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में अपन ने जो एडजस्टमेंट किए थे वो सभी एडजस्टमेंट अपन को पेमेंट फॉर मेडिसिन में करने पड़ेंगे। इसमें अपन को ये करना पड़ेगा कि लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है उसको आप लेस कर दीजिए, करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है उसको आप ऐड कर दीजिए, प्रीवियस ईयर का आपका यदि कोई एडवांस है उसको आप ऐड कर दीजिए, और करंट ईयर में यदि आपने कोई एडवांस दिया है तो उसको आप लेस कर दीजिए। जब आप ये चारों एडजस्टमेंट जब आप पेमेंट फॉर मेडिसिन में कर दोगे, उसके बाद आपके यहां जो अमाउंट बचेगा, जो आएगा आपका यहां अमाउंट, वो आपका कहलाएगा परचेज। और ये आपकी कौन सी परचेज होगी? ये आपकी क्रेडिट परचेज होगी स्टूडेंट्स। तो पेमेंट फॉर मेडिसिन यदि आपको दिया हुआ है और उसके साथ में यदि आपको बैलेंसेज भी दिए हुए हैं क्रेडिटर्स अकाउंट के, तो आपको ये चार एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपके जो अमाउंट आएगा वो आपके परचेज आएगी, ये परचेज आएगी आपकी क्रेडिट परचेज। और कंजम्पशन अकाउंटिंग आपका फॉर्मूला क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और लेस क्लोजिंग स्टॉक। यहां आपकी परचेज कौन सी आएगी? यहां आपकी परचेज आएगी कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। तो कई बार एग्जामिनर सवाल में कैश परचेज अलग से दे सकता है, तो उस कैश परचेज का अपन को क्या करना है? उस कैश परचेज को जब अपन ये सारे एडजस्टमेंट करके जब अपन क्रेडिट परचेज निकाल लेंगे, उस क्रेडिट परचेज में अपन को कैश परचेज को ऐड करना है। तो यहां मैंने आपको तीन बातें बेसिकली बताई हैं। एक बार मैं आपको उन तीन बातों का वापस से रिवाइंड कर देता हूं, फिर अपन उसके बाद एक कंजम्पशन अकाउंट के एक बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे, ताकि आपको कभी भी कंजम्पशन अकाउंटिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं हो। पहली चीज आइडेंटिफाई, कि अपन कंजम्पशन अकाउंटिंग के क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। इसके लिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट दिया गया होगा, और उसके साथ साथ यदि आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी उस आइटम के दिए गए हैं, तो आप मान लेना कि ये आपका कंजम्पशन अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, पर जो वो एक्सपेंडिचर होगा वो आपके रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। यदि वो आपके एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है तो आपके उस आइटम पे कभी भी कंजम्पशन अकाउंटिंग नहीं लगेगी। मान लीजिए आपके बिल्डिंग का पेमेंट दिखाया गया है और बिल्डिंग के आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके कंजम्पशन अकाउंटिंग नहीं लगेगी। कंजम्पशन अकाउंटिंग सिर्फ आपके रेवेन्यू वाले आइटम के लिए ही लगेगी। सेकंड चीज में आपके ये है कि आपको पेमेंट में एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को लेस करना पड़ेगा, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में कोई एडवांस दिया है उसको ऐड करना पड़ेगा, और करंट ईयर में यदि आपने कोई एडवांस दिया है तो आपको उसको लेस करना पड़ेगा। ये हो गई आपकी पेमेंट की चीज। और तीसरी चीज, मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको सारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, कि आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, पर आपको जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखाया तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंटिंग में आपके सीधे परचेज लिखा हुआ है। तो यदि आपके सीधे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यदि आपके परचेज लिखा हुआ है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपके क्रेडिटर्स के बैलेंस भी दिए गए हैं, तो आपको उस समय उन क्रेडिटर्स के बैलेंस को इग्नोर करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में सीधा ही आपको परचेज दे दी गई है। तो आपको उसको सीधा परचेज मानते हुए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और लेस क्लोजिंग स्टॉक करते हुए आपको बैलेंस निकालना है, और वो बैलेंस आपका कंजम्पशन, वो बैलेंस आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा। ये एक बार मैंने आपको कंजम्पशन अकाउंटिंग का जो मोटा जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद अपन चलेंगे कंजम्पशन अकाउंटिंग का, मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन समझाऊंगा, और मैं आपको ऐसा क्वेश्चन समझाऊंगा जिसमें आपके कंजम्पशन अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, और उसके बाद आपके जितने भी अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं या आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन उससे सोल्व आराम से हो जाएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं आपके उस क्वेश्चन से। ये आपका हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये आपकी है रिसिप्ट साइड, ये आपकी है पेमेंट साइड।
यहां आपके दिया हुआ है पेमेंट फॉर मेडिसिन ₹5 लाख, और इसके साथ आपके यहां पे दिया हुआ है कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ₹1 लाख, और यहां आपके दिया हुआ है सेल ऑफ मेडिसिन ₹1,50,000, जिसकी बुक वैल्यू आपकी है ₹1 लाख। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पे दी हुई है। ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये है आपका 31/3/20 के डेट में। ठीक है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी हुई है, एक आपको दी हुई है 31/3/2019 की, और एक आपको दी हुई है 31/3/2020 की। यहाँ आपको दिया हुआ स्टॉक, और यहाँ आपको दिए हुए हैं क्रेडिटर्स। यहाँ आपका स्टॉक है 50,000, यहाँ आपका स्टॉक है 1 लाख, यहाँ आपके क्रेडिटर्स की राशि है 1 लाख, और यहाँ आपके क्रेडिटर्स की राशि है 1,50,000। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके एग्जामिनर अगर आपको कुछ पूछ सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है वो मैंने एक बार आपको समराइज कर दिया है। तो मैंने आपको समझाया था कि यदि आपके एग्जामिनर आपको पेमेंट फॉर मेडिसिन देता है और उसके साथ साथ यदि आपको क्रेडिटर्स के बैलेंस भी दिए हुए होते हैं तो उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो एक बार के लिए अपन वो एडजस्टमेंट देखते हैं। आइए, ये आपका हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आपकी एक बार के लिए हो गई एक्सपेंडिचर साइड। तो आपका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ये परचेज है, ये है टोटल परचेज। टोटल परचेज में आपकी कैश परचेज और प्लस क्रेडिट परचेज दोनों आएंगी, और यहां आपको क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आपके यहां पे है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक आपके यहां पे है 1 लाख, और आपको यहां पे परचेज का अमाउंट जोड़ना है। पर परचेज आपके यहां पे क्वेश्चन में स्पेसिफिक परचेज नहीं दी गई है, यहां आपके लिखा गया है पेमेंट फॉर मेडिसिन। तो आपको परचेज निकालनी पड़ेगी कि परचेज का अमाउंट क्या है। तो वो अपन समझते हैं कि परचेज का अमाउंट अपन कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको समझाया था कि यदि आपको पेमेंट दिया हुआ हो और यदि आपके क्रेडिटर्स के बैलेंस शीट में साथ में दिए गए हो तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है उसको आप लेस कर दीजिए, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को आप ऐड कर दीजिए, इस प्रीवियस ईयर के एडवांस को आप ऐड कर दीजिए, और करंट ईयर में यदि आपने कोई एडवांस दिया है तो आप उसको लेस कर दीजिए। यहां आपका पेमेंट का अमाउंट है आपका 5 लाख रुपीज। इसमें से आपको प्रीवियस ईयर का यदि आपका कोई एडवांस है तो उसको आपको लेस करना है। तो ये आपके जो क्रेडिटर्स का जो 1 लाख रुपए का जो बैलेंस दिया हुआ है ये आपके प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो 5 लाख माइनस 1 लाख, और यदि आपका कोई करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 1,50,000 तो इसको आपको ऐड करना है। यहां आपके इस क्वेश्चन में आपके प्रीवियस ईयर के एडवांस और करंट ईयर का एडवांस नहीं दिया हुआ है। यदि वो भी दिए हुए होते तो वो भी अपन यहाँ पे ऐड और लेस कर लेते और जो अमाउंट आता उसके अकॉर्डिंग अपन फिर क्वेश्चन को सोल्व करते। तो इसको एक बार आप देखिए कि इसका अमाउंट कितना आएगा। ये आ गया आपका 5,50,000। ठीक है, ये आपकी आ गई परचेज। ये आपकी कौन सी परचेज आई है? ये आपकी क्रेडिट परचेज आई है, क्रेडिट परचेज। पर आपका जो फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, इसमें आपके जो यहाँ पे परचेज है वो आपको कौन सी परचेज चाहिए? वो आपको चाहिए टोटल परचेज। तो टोटल परचेज इक्वल्स टू क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज। तो क्रेडिट परचेज में जब कैश परचेज आप यहाँ ऐड करोगे तो आपका कैश परचेज का अमाउंट है आपका 1 लाख रुपीज। तो जब आप 5,50,000 में जब आप 1 लाख रुपीज ऐड करोगे,
ये आपका आएगा 6,50,000 रुपी। तो 6,50,000 रुपी आपका आ गया टोटल परचेज। तो यहाँ इसको आप ऐड कीजिए 6,50,000, ये आपका आ गया 7 लाख रुपीज। और 7 लाख रुपीज में जब आप क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए लेस करोगे, ये आपका आ गया 6 लाख रुपीज। ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में जो आपने जो मेडिसिन का आपने ये एक्चुअल कंजम्पशन जो आपने यहाँ पे किया है 6 लाख रुपीज, ये आपका क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया। पर इसमें आपके एक पॉइंट और है जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपका ये है कि आपने 1 लाख रुपए की बुक वैल्यू की मेडिसिन, आपने 1 लाख रुपए की बुक वैल्यू की मेडिसिन क्या की, आपने 1,50,000 रुपए में सेल कर दी। तो आपको इसमें क्या करना है कि ये जो आपका अमाउंट आया ना फ्रेंड्स, इसमें से आपको लेस करना है बुक वैल्यू सेल। तो बुक वैल्यू कितने की सेल की आपने, ये 1 लाख रुपए, ये आ गई आपकी 5 लाख रुपीज। आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने जो एक्चुअल कंजप्शन किया है वो अब आपका आ गया 5 लाख रुपीज। और ये 1 लाख रुपए की मेडिसिन को आपने बेचा 1,50,000 रुपए में। तो ये जो 50,000 रुपए का जो आपका प्रॉफिट हुआ, वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आपको ये 50,000 रुपए दिखाने हैं। ये आपकी हो गई एक्सपेंडिचर साइड। अपन यदि यहाँ पे बनाते हैं इनकम साइड, तो आपको वो 50,000 रुपए इनकम साइड में दिखाने पड़ेंगे। ये आपका हो गया। ये आपकी जो कंजम्पशन अकाउंटिंग में जो मैक्सिमम से मैक्सिमम समस्या वो जो आपको पूछ सकता था, वो मैंने आपको समझा दी है। इसमें ये है आपको पेमेंट फॉर मेडिसिन में क्रेडिटर्स के एडजस्टमेंट करने हैं। एक बात आप याद रखना कि यहाँ जो परचेज आप दिखाओगे वो सिर्फ क्रेडिट परचेज नहीं होगी, वो टोटल परचेज होगी। और आप जो एडजस्टमेंट करके निकालोगे वो आपके क्रेडिट परचेज निकलेगी। क्रेडिट परचेज में आपको केस परचेज ऐड करना पड़ेगा, वो अमाउंट आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद आपका अमाउंट निकल जाएगा। और यदि आपने कोई भी आइटम, यदि आपने उस आइटम से रिलेटेड आपने यदि कोई सेल किया है, उसकी आपको बुक वैल्यू यहाँ से लेस करनी पड़ेगी। और यदि उसको बेचने से आपको फायदा हो रहा है, तो वो जो 50,000 रुपए का फायदा अपन को इस एग्जांपल में हुआ, वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में अपन उसको दिखाएंगे। ये आपका कंजम्पशन अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट था, वो मैक्सिमम जो आपको पूछ सकता है वो आपका ओवर हो गया है। इसके बाद आपके जो बुक में 2 अकाउंट और दिए गए हैं, एक क्रेडिटर अकाउंट और एक अकाउंट आपका जो मान लीजिए मेडिसिन अकाउंट है, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। हालांकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, पर फिर भी मैं एक बार आपको वो समझा देता हूं। तो आइए, ये आपका हो गया क्रेडिटर्स अकाउंट। कभी कभार यदि मान लीजिए एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए, तो वो आपको फोन नंबर में कभी कभार सीधा यही बोल दे कि भाई आप क्रेडिटर अकाउंट बना के दिखाओ। तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपका हो गया बाई बैलेंस बीडी, ये आपका है ओपनिंग स्टॉक, ये आपका हो गया टू बैलेंस सीडी, ये आपका हो गया क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका आ गया पेमेंट फॉर मेडिसिन मान लीजिए, या आपका स्पोर्ट्स मटेरियल मान लीजिए, या आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मान लीजिए, किसी भी चीज का ये हो सकता है। और यहां आपके आएगा जो आपकी आएगी बाई परचेज। ये आपके परचेज कौन सी परचेज आएगी, ये आपके सिर्फ क्रेडिट परचेज आएगी, जो आपको इस अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर से निकालनी है। ये आपके हो गया, ये आपके क्रेडिटर अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद वो आपको एक पूछ सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट मान लीजिए, या आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट मान लीजिए, जो भी है वो आपका। यहां आपका आ गया टू बैलेंस बीडी, ये आपका है ओपनिंग स्टॉक, ये आपका है बाई बैलेंस सीडी, ये आपका है क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका है परचेज। इसमें आपके दोनों परचेज हैं, क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज। और ये आपका है बाई स्पोर्ट्स मटेरियल कंजम्पशन,
ये आपके यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। ये आपके जो स्पोर्ट्स मटेरियल का एक फॉर्मेट था वो मैंने आपको समझा दिया। इसी के साथ आज अपन ने जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो कंजम्पशन अकाउंटिंग में जो चीजें पूछी जा सकती थी वो मैंने आपको समझा दी है। आपका एनपीओ मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको एनपीओ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई समस्या हो तो आप मुझे सीधा पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।